So welcome back everybody to this wonderful session, and this is obviously the lecture number 8. Yes, लेक्चर नंबर 8 काफी आगे आगे हम सोल्यूशन में, ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और काफी कुछ हमने सीखा है, बेसिकली काफी कुछ हमने देखा है सोल्यूशन वाले चैप्टर में। और ऑब्वियसली आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो वैंट हॉफ फैक्टर। वैंट हॉफ फैक्टर क्या है, ये फैक्टर समझेंगे हम ध्यान से, बट उससे पहले लेट्स गेट फटाफट सा रिकॉल जो हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था। यार प्रीवियस क्लास में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म की थी, समाप्त की थी हमारी, जिसमें हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पहले देखा। उससे भी पहले बेसिकली हमने ऑस्मोसिस के बारे में देखा, फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखा, फिर आरओ बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारे सॉल्यूशंस देखे। उससे भी पहले मैंने क्या किया था, शुरुआत की जब लेक्चर नंबर 7 की, तो मैंने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की थी। तो बेसिकली जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब एक अलग सा और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और जो काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है। जो बच्चे नए हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आज का सेशन अटेंड कीजिए। जब आप बैकलॉग कवर कर लेंगे और वापस इस लेक्चर पहुंचेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको देख के, ठीक है, क्योंकि पूरा कंटेंट मैं बहुत सिंप्लीफाइड और इजी एक्सप्रेशन के साथ रखता हूं, ठीक है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये वैंट हॉफ फैक्टर है क्या? क्या है ये वैंट हॉफ फैक्टर? अजीब सा नाम है, वैंट हॉफ फैक्टर, है ना भैया? नाम अजीब सा नहीं है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप सीखो। देखो, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हो ना, तो वैंट हॉफ फैक्टर को एक और नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। या तो वैंट हॉफ फैक्टर कह दो, या इसको बोला जाता है एबनॉर्मल, सॉरी एबनॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। या तो वैंट हॉफ फैक्टर कह लो, या फिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कह लो। इसको डिनोट करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, इसको आई से, स्मॉल लेटर आई से डिनोट करते हैं। मतलब स्मॉल लेटर आई का जो मतलब है उसको आप वैंट ऑफ फैक्टर कह सकते हो या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो। अब ये जो आई है ना बच्चा, ये आई बेसिकली रेशियो होता है। किसके किसके बीच का रेशियो होता है? हुआ क्या कि जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 बना दी। कौन कौन सी भैया? हमने पढ़ी है आरएलबीपी, पीछे आ जाओ, आरएलबीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर उन्होंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ईबीपी, फिर उन्होंने बनाया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर ओपी। तो ये चारों हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बार डिस्कवर की। उसके कैलकुलेशन के लिए हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी किए, क्योंकि हर देखो हर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमको कोई ना कोई एक मैथ का फॉर्मूला जरूर मिल रहा है, जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कवर करने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली। मतलब बेसिकली जो मैथ का फॉर्मूला है, इस मैथ के फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करके वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किए। तो हमको दो तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिली। कौन सी? दो तरह की। एक तो भैया, एक को कहते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने निकाली जिसको कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे मिली? जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल के डेटा पे भरोसा किया, तो हमको जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिली उसको ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक, हमने ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल करके खुद से वैल्यू कैलकुलेट की। तो बेसिकली ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब इसकी स्टडी चल रही थी, तो एक डेटा हमको एक्सपेरिमेंट से मिला, और एक डेटा हमें जो हमारा मैथ का फॉर्मूला है भैया उस मैथ का इस्तेमाल करके मिला। तो जो एक्सपेरिमेंट से हमको डेटा मिला उसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो हमने सॉल्व की मैथमेटिकली उसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हुआ क्या कि ये वैंट ऑफ फैक्टर बेसिकली ये रेशियो है। किसका रेशियो है भैया? इन्हीं दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। मतलब अगर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं डिवाइड कर दूं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो भैया इसी रेशियो को कहते हैं वैंट हॉफ फैक्टर या फिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या बात है? मतलब वैंट हॉफ फैक्टर कुछ नहीं है भैया, वैंट हॉफ फैक्टर है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब एक्सपेरिमेंट या जब इसकी खोज की गई थी उस वक्त हमने इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को दो तरीके से कैलकुलेट किया।
ठीक है, एक तो एक्सपेरिमेंट करके डेटा के थ्रू, और एक हमने जब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कवर कर लिया तो जो फार्मूला निकला उस फार्मूले के थ्रू मैथ लगा के, अब जब हमने इन दोनों का रेशियो लिया तो इन दोनों के रेशियो को हमने एक नया नाम दिया जिसको आई, स्मॉल आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हमने बोला, इसको हम बोलेंगे वैंट हॉफ फैक्टर। मतलब कहीं ना कहीं ये जो आई है ये बेसिकली भैया जुड़ा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही, बस उसका अलग पार्ट है ये। इस केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेते हैं, और जो रेशियो से हमें जो रिजल्ट मिलता है दैट इज नोन एज आई, या फिर उसको कहते हैं वैंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, अच्छा, इस आई को एक तरीके से तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सिंपली, जैसे मैंने आपको बताया। कैसे भैया, कुछ नहीं करो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ले लो, यानी ऊपर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइड कर दोगे तो आई मिल जाएगा। एक डेफिनेशन साइंटिस्ट ने और बनाई आई की, और वो क्या होती है, वो होती है आई इज इक्वल्स टू, ये भी रेशियो ही है, बट इसमें इन्होंने क्या कंक्लूड किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसएसोसिएशन। ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। क्या बात है, एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल क्या होगा, बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होंगे और बहुतों को नहीं समझ आएगा, क्या भैया ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन शब्द का क्या मतलब है, डिसएसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ये दोनों शब्द का क्या मतलब है। देखो बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, एसोसिएशन का मतलब जुड़ जाना, एड अप हो जाना, एड अप, और डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक हो जाना, टूट जाना। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि भैया अगर मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल M1 है, दूसरा मॉलिक्यूल M2 है, और ये दोनों मिलके एक तीसरा मॉलिक्यूल M3 बना लिए जो कि M1 प्लस M2 दोनों का जोड़ है, दोनों जब मिल के आपस में जुड़ गए तो उन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया M3। इस प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएशन। ओ, मतलब इसमें दो स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा तीसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएशन का प्रोसेस। अच्छा भैया, डिसएसोसिएशन मतलब मैंने क्या लिखा, ब्रेक हो जाना, टूट जाना। इसका मतलब कि भैया पहले से ही कोई एक बड़ा M3 मॉलिक्यूल था, और इस बार क्या हुआ, ये M3 मॉलिक्यूल M1 और M2 दो छोटे छोटे में टूट गया। तो एसोसिएशन में दो स्मॉल मॉलिक्यूल का जुड़ना, और डिसोसिएशन में एक बड़े से मॉलिक्यूल का दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसएसोसिएशन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में भैया जोड़ने के प्रोसेस को एसोसिएशन और तोड़ने के प्रोसेस को डिसोसिएशन। डिसएसोसिएशन, इसके आगे डिस, अरे फिर से मैं एसोसिएशन लिख दिया क्या, एक मिनट वापस लिख देता हूं, डिस एसोसिएशन। तो समझ गए, सिंपल आई क्या है, आई ये है भैया जितने नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएशन या डिसोसिएशन में के होने के बाद मिले हैं, अगर डिवाइड कर दोगे जितने नंबर ऑफ मोल एसोसिएशन डिसोसिएशन होने के पहले थे, तो इन दोनों के रेशियो को भी आई कहा जाता है। तो भैया आई के आज से दो डेफिनेशन याद रखेंगे हम, कौन सा, एक तो भैया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि एक्सपेरिमेंट से मिला, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि जो फार्मूला था मैथ का उससे मिला। दूसरा फार्मूला क्या याद रखेंगे, फिर दूसरा डेफिनेशन क्या याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने से पहले कितना था, और सॉरी एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के बाद कितना रहा, और एसोसिएशन डिसोसिएशन होने से पहले कितना था, जब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूं, तो हमें आई मिल जाएगा। तो क्या ये दोनों डेफिनेशन आई के बेसिकली वैंट हॉफ फैक्टर आपको क्लियर हुए, क्या ये दोनों डेफिनेशन वैंट हॉफ फैक्टर के सबको क्लियर हो गए कि यस सर, वैंट हॉफ फैक्टर समझ आ गया। दो तरीके से वैंट हॉफ फैक्टर को डिफाइन किया जा सकता है, कैसे, एक ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, या फिर एसोसिएशन डिसोसिएशन होने के बाद कितना नंबर ऑफ मोल्स था और एसोसिएशन डिसोसिएशन होने से पहले कितना नंबर ऑफ मोल्स था, इन दोनों के रेशियो को आई कहते हैं। समझ आया सुहाना, आपको समझ आया? आई नो इट्स योर फर्स्ट क्लास एंड इट्स ऑब्वियस, बट डोंट वरी, एकदम
जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको सुनते रहो, और जब आप और बैकलॉग वाले लेक्चर देखोगे तो और बढ़िया से क्लियर होगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या सर। तो चिंता ना करो। अरे अभी चिंता ना करो यार, आज तो न्यूमेरिकल ही लाए हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, आई पढ़ तो लो, फिर देखो भी दिखाता हूँ तुम्हें न्यूमेरिकल का मजा कि कैस किस पार्ट से न्यूमेरिकल, भैया जिस पार्ट से ज्यादा न्यूमेरिकल बनेगा वही तो कराऊंगा। इस पार्ट ज्यादा ज्यादा न्यूमेरिकल बनता है तो मैं इस पार्ट से न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, और फिर प्रैक्टिसेशन होगा तो और मजेदार, दो प्रैक्टिसेशन होंगे, एक तो जेई नीट का अलग करेंगे, फिर एमयू ट्रिपल का अलग करेंगे, मेरा ऐसा चलता है भाई, मैं तीनों कंटेंट पढ़ाता हूँ आपको। तो सुहाना आप कंफर्म करो, समझ आया? आई समझ आया सुहाना? भैया बाकी सबसे कम सवाल बनते हैं, थ्योरी नहीं कम बनते हैं, जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा बनता है, तो इसलिए मैं अच्छे से फोकस कर रहा हूँ पहले, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब मजा आएगा, क्यों मजा आएगा भैया, ठीक है, ये तो डेफिनेशन वगैरह देख लिए कि दो तरह का आई, दो तरह के डेफिनेशन हो सकते हैं, थोड़ा मैथ वाला खेल लेके चलो ना, थोड़ा फार्मूला खेल लेके चलो, तो आओ अब अगला टॉपिक डालो, कैलकुलेशन ऑफ आई। भैया ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, आई का कैलकुलेशन कैसे होगा, वैन ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन कैसे होगा, सुनो मेरे साथ। इस कैलकुलेशन को भैया हम दो केस के लिए करेंगे, क्यों? क्योंकि भैया अभी हमने पढ़ा, भैया एसोसिएशन भी हो रहा है और डिसोसिएशन भी हो रहा है, तो इसीलिए आई जो है वो एसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला अलग बनता है, और डिसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला अलग बनता है। इसीलिए ये जो आई वाला बेसिकली टॉपिक है ना, वेंट ऑफ फैक्टर, इससे बहुत बच्चों को डर लगता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता ये आई। बट डोंट वरी यार, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं हूं ना यहीं, इसी वजह से। तो दो केस बना लो पहले। केस नंबर 1 किसके लिए, कैलकुलेट करेंगे आई फॉर डिसोसिएशन, पहले डिसोसिएशन का कर लेते हैं, डिस एसोसिएशन, ठीक है। सबसे पहले सबको पता चल गया, अभी मैंने बता दिया भैया डिसोसिएशन का मतलब कि भैया एक कोई बड़ा होगा वो टूट जाएगा छोटे में। तो मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ए एन करके एक मॉलिक्यूल था, ए एन का मतलब क्या है भैया, जैसे H2 या फिर O2 या फिर N2, तो ये N के नीचे ये क्या है, 2 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया मान लो मेरे पास एक एन करके मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट हुआ, टूटा, तो इसको डिसोसिएशन का साइन है ये, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों साथ में होते हैं, इसलिए मैंने ऐसा साइन बनाया, ठीक है। ये जो एन था ये टूट गया एनए में। सिंपल क्या है भैया, ये एक मॉलिक्यूल है, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, ए एन मॉलिक्यूल है, वो टूट गया एनए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, मतलब ये बड़ा था और ये इससे छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, ठीक है। सोचो, अब मैं लिखता हूं, दो चीज मैं नोट कर रहा हूं, कौन सा, एक तो भैया इनिशियल मोल कितना था, मतलब शुरुआत में जो एन मॉलिक्यूल था वो कितने अमाउंट में था, उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना था, तो उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इनिशियल मोल एन आई, मतलब वो प्रेजेंट कितने अमाउंट में था। भैया पहले पता तो करें कि कितने अमाउंट में मॉलिक्यूल है, फिर उसके बाद देखेंगे कि वो कितने में टूटा है। तो डिसोसिएशन में क्या होता है भैया, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल कुछ पार्ट में टूटता है, तो मैंने बोला कि एक एन मॉलिक्यूल था जनरली जो कि टूट गया एन ने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो मैं दो चीज रिकॉर्ड रखता हूं, कौन सा भैया, एक तो मैं चेक करता हूं कि इनिशियल मोल कितना था, तो इसको मैंने शॉर्ट में एन आई लिखा, इनिशियल मोल किसका, एन का। तो शुरुआत में एन मान लो अवेलेबल था 1 के बराबर। अब सोचो, जब एन मॉलिक्यूल तुम्हारे पास था और अभी डिसोसिएशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, तो क्या ये एन मॉलिक्यूल बना होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब डिसोसिएशन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो कितना अमाउंट है एन का, वो है 1, तो एन ने कितना अमाउंट बना होगा भैया, टूटा ही नहीं है, तो इसका अमाउंट को 0 मान लो, ये भी बना ही नहीं है। अब कुछ समय बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, तो ये एन जो है वो लगातार टूटते जा रहा है एनए में, ये जो ए एन है वो लगातार टूट रहा है एनए में। तो मैं फाइनल मोल कुछ देर बाद कैलकुलेट करूंगा, मान लो मैंने 10 मिनट बाद आके चेक किया कि फाइनल मोल कितना बचा है, तो भैया टोटल अमाउंट कितना था, 1 था। तो मैंने बोला कि एक्स अमाउंट टूट गया, एक्स अमाउंट एन का टूट के एन ने बन गया। तो शुरुआत में एन था, शुरुआत में 1 था टोटल, उसमें से एक्स अमाउंट टूट गया, तो कितना अमाउंट बना होगा भैया, जितना अमाउंट टूटा होगा एन का उतना ही अमाउंट बना होगा एन का। तो मैं कह सकता हूं कि भैया इनिशियल मोल 1 था, अब फाइनल मोल कितना हो गया जब एक्स अमाउंट उसमें से टूट के निकल गया। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में मान लो 100 था आपका ए एन, ठीक है, इसमें से मान लो 20% जो है वो टूट गया, तो अब कितना बचेगा, तो 100 माइनस 20 यानी 80% एन बचा है, और फॉर्म कितना हुआ है, टूट के क्या बन रहा है एन ने, तो भैया जितना परसेंट टूटा है उतना ही परसेंट बनेगा ना एन ने।
तो मैंने वही चीज बोली थी कि शुरुआत में अगर मान लो कि एन का अमाउंट 1 था, एन का इनिशियल मोल 1 था, और मान लो उसमें से x% या फिर x अमाउंट निकल गया टूट के, तो कितना अमाउंट बना होगा भैया? जितना निकला होगा उतना ही बना होगा। सिंपल सा रूल, इसलिए मैंने वो चीज लिखी है जनरलाइज फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमें एक फार्मूला चाहिए, इसीलिए। समझ आ गया होगा कि भैया एक एन एन मॉलिक्यूल था, उसका इनिशियल मोल शुरुआत में 1 था, एक्स अमाउंट कुछ देर बाद टूट गया, तो जितना अमाउंट टूटा होगा भैया उतना अमाउंट बन गया होगा, यानी इनिशियल मोल 1 और फाइनल मोल 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब सोचो आई क्या कहता है, सोचो आई क्या कहता है। आई कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। अरे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन का केस है तो ये डिसोसिएशन ले लो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। फॉर्मूला यही है आई का, अभी हमने देखा है। तो सोच के देखो, टूटने के बाद कितना बचा है? फाइनल मोल कितना है? 1 माइनस एक्स, किसका? एन का। और एन का कितना है? एक्स। तो आफ्टर डिसोसिएशन, टूट जाने के बाद कितना नंबर ऑफ मोल्स बचा है? तो सर वो बचा है 1 माइनस एक्स प्लस। अच्छा, एक और चीज यहां नोट करने वाली ये है कि भैया अगर ए में से एक्स अमाउंट टूट रहा है तो एन का कितना अमाउंट बना होगा? तो एन का भैया एन एक्स अमाउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि भैया ए में से एक्स टूटा है तो ए का एक्स तो बन गया, ये साथ में एन भी तो आगे मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा, यानी जितना अमाउंट टूटेगा उतना एन टाइम अमाउंट बन जाएगा। समझे? मैं फिर से रिपीट करता हूं। मान लो सर हमारे पास एन मॉलिक्यूल था, शुरुआत में ये 100% अवेलेबल है, ये डिसोसिएशन का प्रोसेस चल रहा है, ये एन में टूट रहा है, तो एन मॉलिक्यूल था, ये एन में टूटे जा रहा है, शुरुआत में 100 था, अभी डिसोसिएशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, तो जितना अमाउंट टोटल था उतना ही अमाउंट अभी बचा हुआ है, कोई अमाउंट टूटा नहीं है, तो एन 0 बना रहेगा। अब कुछ देर बाद मैंने बोला कि भैया इसमें से 20% जो है वो टूट गया, तो अब बचा कितना? तो टोटल 100 था, उसमें से x% यानी 20% टूट गया। अब जितना परसेंट टूटा होगा भैया उतना परसेंट ही तो ये बना होगा, तो एन ने कितना बना? तो सर 20% एन ने बन गया। वैसे ही सेम केस यहां भी है, अगर टोटल 1 था तो अगर ए जो है ये टोटल 1 था तो एन ने कितना बन रहा था? शुरुआत में 0, क्योंकि प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ था, बट कुछ देर बाद जब प्रोसेस शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया, तो उसमें से अगर एक्स अमाउंट टूट गया तो भैया एन इंटू एक्स अमाउंट ही तो बना होगा। मेरे वही कहने का मतलब है बस, तो मैंने इसलिए यहां एन एक्स लिखा है। अब फॉर्मूला ये कहता है कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाने के बाद आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब फाइनल मोल की बात कर रहा है, तो फाइनल मोल कितना है भैया? 1 माइनस एक्स और प्लस एन एक्स, ये टोटल फाइनल मोल है, अपॉन बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, या डिसोसिएशन चल रहा है ना, तो डिसोसिएशन के पहले यानी इनिशियल मोल कितना रहा है? तो इनिशियल मोल कितना रहा है? 1 और प्लस 0, 1 प्लस 0। तो यहां से आई जो निकला उसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, दैट इज 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स। अब अगर आप इस चीज को x कॉमन लोगे और इसको थोड़ा सही से लिख दोगे, सो दिस विल बी 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स। इसमें से दोनों में से x कॉमन ले लो और इसको उल्टा कर दो, तो I का फॉर्मूला निकल गया हमारा किसके लिए? फॉर डिसोसिएशन का केस। जब डिसोसिएशन होगा उस केस में I कैलकुलेट करने का एक बढ़िया फॉर्मूला हमें मिल गया, दैट इज 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स। तो इस फॉर्मूले को आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, एकदम चिपका लीजिए अपने दिमाग में कि भैया जब डिसोसिएशन होगा तो आई को कैलकुलेट करने का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या आया? 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स। बोलो समझ आया? आराम से समझने की कोशिश किया हूं कि भैया एसोसिएशन हो कैसे रहा है, कैसे टूट रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कम हो रहा है। बोलो समझ आया कि नहीं? मजा आया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। वासिद, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। सुहाना, देखो अगर थोड़ा भी समझ आना सुहाना तो डोंट वरी, चिंता ना करो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खराब पढ़ा रहा हूँ, बस आपका वो प्रैक्टिस नहीं बना क्योंकि आपने नया नया क्लास ज्वाइन किया, आपने रिकॉर्डिंग देखी नहीं होगी, तो आप रिकॉर्डिंग जब देख लोगे ना तो ये बहुत बढ़िया समझ आएगा। बट अभी बताओ क्या थोड़ा भी समझ आया? सिंपल प्रोसेस है, बहुत आराम से प्रोसेस है, कोई अलग सी चीज नहीं बताई मैंने। समझ आ गया होगा ना? मैं मान के चलता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है।
चलो, अब आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा, सोचो सोचो, पूछो, अगर सवाल आ रहा है तो पूछो। क्या भैया ये एक्स जो है, इसका कुछ नाम वाम है, इसको कुछ मतलब पुकारते उकारते हैं या फिर डायरेक्ट एक्स ही बोलते हैं? तो भैया इस एक्स का एक नाम रखते हैं हम, इसको रखते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आहा हा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब भैया कितना अमाउंट था उसमें से कितना चला गया। सिंपल से कहने का मतलब ये है, भैया अगर पहले मान लो टोटल 100% था, उसमें से 80% चला गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा कैसे निकालते हैं, जितना परसेंट चला गया टोटल में से उसको डिवाइड कर दो, यानी 0.8 आंसर आएगा। तो इस 0.8 को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर मतलब कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि भैया कितना अमाउंट टोटल था उसको नीचे ले लो और कितना अमाउंट चला गया उसको ऊपर ले लो, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एक्स बेसिकली क्या है, एक्स को पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा मान लो कोई कह दे कि ये बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 25% है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया 25 को जरा डिवाइड कर दो 100 से, तो जब 25 को 100 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 0.4 आएगा। तो 0.4 आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। तो आप चिंता ना करो, कहीं क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में लिखा हो तो ये एक्स ही है बोल दे। अच्छा मान लो कि तुमसे कह दे बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो 60 है, 60% है मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना बोल दे क्वेश्चन में, कह दे कि फाइंड आउट आई इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 60%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भैया 60 को 100 से डिवाइड कर दो, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.6 है, यही है, सिंपल सा मतलब। तो x को क्या कहते हैं, x का एक बढ़िया नाम है जिसको कहते हैं डीओडी। डीओडी का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा वैसे ही जब हम एसोसिएशन का केस करेंगे तो वहां डीओए आ जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो आप समझ रहे होगे, थोड़ा मिलाओ साथ में, थोड़ा ताल से ताल मिलाओ तो मजा आएगा भाई। डिसोसिएशन के लिए डीओडी, तो एसोसिएशन के लिए डीओए हो जाएगा, अभी पढ़ेंगे वो भी। तो एक्स क्या है, एक्स है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा ठीक है सर, एक्स तो समझ आ गया, ये एन नहीं समझ आ रहा है, व्हाट इज दिस एन, ये एन क्या है सर, एन 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 समझाओ, मैं समझाता हूं। देखो एन जो होता है सिंपली डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के केस में जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड। हमेशा प्रोडक्ट साइड को चेक करोगे, किसको चेक करोगे, प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स बने वही तुम्हारा एन हो जाएगा। अच्छा सर मजा नहीं आया, थोड़ा इसको समझाओ अच्छे से। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, चिंता क्यों करते हो यार। देखो एन निकालने का सिंपल तरीका नोट डाउन करो, कैलकुलेशन ऑफ एन। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं नहीं कंफ्यूजन दूंगा तुम्हें। कैसे एन पता करेंगे सर, मान लो कोई कह दिया हमारे पास कि आपके पास AlCl3 था, ठीक है, AlCl3 डिसोसिएट हो रहा है किसमें, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। देखो यहाँ डिसोसिएशन हुआ है, AlCl3 बड़ा सा मॉलिक्यूल, ये टूट गया छोटे पार्ट्स में, किसमें, Al3 प्लस में और 3Cl में। फाइंड एन, फाइंड एन। अब बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, एन चेक करो, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो भैया रिएक्टेंट साइड ये होता है, प्रोडक्ट साइड ये होता है, मतलब डिसोसिएशन के केस में एन निकालने के लिए हमें इस वाले साइड को चेक करना है, इस वाले साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तो हर बच्चा बता देगा क्योंकि मैंने मोल कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ाया है। क्लोरीन के आगे कितना लिखा है, 3। अरे भैया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, अरे भूल गए क्या। Al3 प्लस के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं, तो भैया 1 मानेंगे, यानी एक है Al3 प्लस प्लस 3 है Cl माइनस, टोटल नंबर ऑफ एन हो गया 4। लो भैया इतना सिंपल एन, इतना सिंपल एन। भैया मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूं ना जो कि एन से इतना परेशान रहते हैं, वो एन कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। अरे भैया कुछ नहीं करना है, मैंने लिखा दिया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड। भैया प्रोडक्ट साइड में जितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं उन सबका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके जोड़ दो, वो एन हो जाएगा। आह क्या बात है, क्या बात है, कर लोगे। अच्छा ऐसे ही जरा मुझे बता दो सर कहीं BaSO4 हो तो, बोलो बोलो बोलो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये किस में टूटेगा, भैया Ba2 प्लस में, प्लस SO4 2 माइनस में। अब जरा मुझे इसके लिए एन बताओ, तो भैया BaSO4 प्रोडक्ट साइड चेक करो क्योंकि डिसोसिएशन का केस है, और डिसोसिएशन में हमेशा एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड। भैया कितने, SO4 के आगे लिखा है 1, Ba2 प्लस आगे लिखा है 1, तो भैया एक है Ba2 प्लस प्लस एक है SO4 2 माइनस, टोटल एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। क्या बात कर रहे हो सर, इतना सिंपल, यार इतना सिंपल। अच्छा मान लो बेटा कहीं NaCl लिखा हो तो,
तो इसको तोड़ो, NaCl NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस। अब चेक करके बताओ भैया, एक हो गया Na प्लस, एक हो गया Cl माइनस, टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो मजेदार नहीं है, जरा मुझे बताओ क्या मजेदार नहीं है? क्या n निकाल लोगे? भैया x तुम्हें बता दिया, n मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये फार्मूले की तो धजिया उड़ गई। कितना सिंपल फार्मूला है, कुछ नहीं करना है भैया। 1 प्लस n जितना है वो पुट कर देना है, x जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा वो हमेशा दिया होगा परसेंटेज में, बस आप 100 से डिवाइड करके उसे एक पॉइंट वैल्यू में कैलकुलेट कर लो, फिर x पुट कर दो, n पुट कर दो, आई निकल जाएगा। बोलो यार, अरे कुछ तो बोलो, कितना इजी है, n निकाल लोगे। दूसरों की तरह मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें n समझ ही नहीं आता है। भैया n निकाले कैसे, मैंने तुम्हें n भी निकालना सिखा दिया, मैंने तुम्हें x बता दिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, काम खत्म। जल्दी जल्दी फटाफट से। हमें अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ डिसोसिएशन किया है, एसोसिएशन भी करना पड़ेगा। अरे भैया, ये सिंपल रिएक्शन नहीं सॉल्व करोगे फिर क्या फायदा तुम्हारी इंजीनियरिंग करने का? भैया कहीं AlCl3 लिखा है और उसने कह दिया कि डिसोसिएशन हो रहा है, तो भैया ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। इतना डरते क्यों रिएक्शन आ जाता है? तो ये तो बेसिक रिएक्शन है, वो तुम्हें बेसिक देगा ही, बेसिक मॉलिक्यूल्स ही देगा जिसे तुम आसानी से तोड़ सको। अब भैया इतना सिंपल रिएक्शन भी नहीं आएगा फिर तो मजा नहीं आएगा ना फिर पढ़ने में। ये तो बड़ी सिंपल है। वो रिएक्शन नहीं भी दे, मान लो उसने AlCl3 दे दिया और बोला कि AlCl3 डिसोसिएट हो रहा है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है, तो कैलकुलेट I। तो भैया AlCl3 को इतना तो तोड़ सकते हो, Al3 प्लस 3Cl माइनस, इसमें क्या ही करना है? ठीक है, थोड़ा इस चीज को सही करो अपना, ठीक है। चलो भैया समझ आया आपको कि भैया ये था डिसोसिएशन का केस। अब केस नंबर 2 भी कर ले क्या, एसोसिएशन, फिर चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन के लिए क्या होगा भैया? भैया पिछली बार क्या था ना, एन मॉलिक्यूल Na में टूट रहा था, इस बार एसोसिएशन में जुड़ना होता है। तो इस बार भैया Na मॉलिक्यूल जुड़ेगा और क्या बनाएगा, एन बनाएगा। अरे बस उल्टा कर दो केस, पिछले वाले में भैया एन मॉलिक्यूल था वो Na में टूट रहा था, अब भैया Na मॉलिक्यूल है वो एन में जुड़ के एन बना रहा है। समझ आया? अच्छा, इस चीज को सही से लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ भैया? इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भैया, ए जो है वो क्या हो रहा है, 1/n इंटू एन है। अरे कुछ नहीं, इस 1 को इधर भेज दो, ये तो समझ रहे हो ना, जैसे आप बेसिक मैथ करते हो, मुझे ए चाहिए, तो ए अगर मुझे अकेले निकालना हो तो मैं एन को डिवाइड में कर दूंगा, वही मैंने 1/n इंटू एन लिख दिया, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये आसान हो जाता है और पढ़ने में इसलिए। अब सोचो भाई, अगेन सेम केस, शुरुआत में इनिशियल मोल हमारे पास ए का कितना है भैया, मान लो 1 है, ए का टोटल 1 है, तो एन कितना बना होगा, अभी तो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है तो एन होगा 0। वैसे ही मान लो कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ पार्ट एसोसिएट हो गया, मतलब कुछ पार्ट जुड़ गया इस बार, तो फाइनल मोल कितना हो जाएगा? तो मान लो भैया एक्स पार्ट, एक्स को कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, समझ गए होगे अब। तो मान लो एक्स पार्ट भैया क्या हुआ, जुड़ गया, तो इसका कितना पार्ट बना होगा, एन का। तो भैया अगर 1/n इंटू एन था, सिंपल से समझना, अगर 1 था तो एन बना था 0, अगर x अमाउंट एसोसिएट हो गया, डिसोसिएट नहीं एसोसिएट हो गया, तो भैया x/n इंटू 1 ही तो x/n ही तो बचेगा, बनेगा। सोचो, जैसे यहां देखो, इस केस में देखो, अगर टोटल 1 था उसमें से x अमाउंट डिसोसिएट हो गया तो n इंटू एक्स बन गया। वैसे ही अगर टोटल 1 था, x अमाउंट एसोसिएट हो गया, तो ये x/n नहीं बनेगा? बिल्कुल, सोचो सोचो सोचो, वहां n के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां n डिवाइड में है तो x/n हो जाएगा। तो कितना सिंपल सी बात है, बेसिक सी चीज है। तो समझ आया कि फाइनल एसोसिएशन के बाद कितना हो गया, 1 प्लस एक्स, और x/n तुम्हारा n वाला बन गया, और पहले एसोसिएशन से पहले इनिशियल मोल कितना था, 1, तो कितना बना था, n 0। अब मुझे I कैलकुलेट करना है, वही सेम फॉर्मूला, एसोसिएशन आफ्टर और बिफोर, डिवाइड कर दो भैया, आफ्टर मतलब फाइन नंबर ऑफ फाइनल मोल, फाइनल मोल ऑफ एसोसिएशन कितना है भैया, 1 माइनस एक्स प्लस x/n अपॉन इनिशियल कितना है, 1 प्लस 0। बिल्कुल वही केस, मतलब इसको ऐड करो फिर डिवाइड कर दो इन दोनों को ऐड करके, यही हमें करना है बस, यही हमने किया है आई निकालने के लिए, क्योंकि यही फॉर्मूला ही होता है भैया। आफ्टर चेक करो, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, और फिर डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा भैया
1 प्लस एक्स बाई एन अपॉन, सॉरी ये 1 प्लस नहीं, ये 1 माइनस है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन अपॉन 1 प्लस 0। जब आप इसको थोड़ा सा सुधार के लिखोगे तो यहां से आई को आप क्या कर सकते हो, एक्स को कॉमन ले लो, तो आप एक्स को कॉमन लोगे तो दिस विल बिकम 1 प्लस, थोड़ा उल्टा कर दो, 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू एक्स। तो लो भैया, यहां से एक और आई का फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये आई एसोसिएशन के लिए है, फॉर एसोसिएशन वाला केस। तो क्या आज से आप दोनों एसोसिएशन और डिसोसिएशन के आई का केस याद रखेंगे? आई का फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन कितना होता है, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स, और आई का फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन कितना होता है, 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू एक्स, जहां अगेन एन का सिग्निफिकेंस क्या है और एक्स क्या है। भैया एक्स तो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, समझ गए होगे, तो अगर परसेंट में दिया हो तो डिवाइड करके उसको पॉइंट में कैलकुलेट कर लेना पहले, ठीक है। उसके बाद एन, अब ये समझने वाली बात है भैया, वहां एन क्या था, वहां एन था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड। इस बार जो एन होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नहीं रिएक्टेंट साइड, बस यही अंतर है। जब डिसोसिएशन चेक करना है तो हम प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ मोल्स को चेक करेंगे, बट अगर एसोसिएशन चेक करना है तो एन निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे भैया, रिएक्टेंट साइड का। एक एग्जांपल इसका भी मैं तुम्हें करा देता हूं, कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको, देखो। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है CH3COOH, ठीक है, ये क्या हो रहा है, 2 टाइम्स CH3COOH, ये एसोसिएट करके बना रहा है CH3COOH का होल ट्वाइस। अब सोचो हमें क्या चेक करना है, रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड। तो भैया ये तो प्रोडक्ट साइड है, बट इसे चेक नहीं करेंगे, ये डिसोसिएशन में चेक करेंगे। तो चेक किसे करना है भैया, उसके बगल वाला, कौन सा भैया, ये है रिएक्टेंट साइड, ये। अब चेक करो CH3COOH के आगे क्या लिखा है, 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मतलब रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए रिएक्टेंट साइड के स्टोइकियोमेट्री को चेक करो, तो इस केस में कितना है, 2 है रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स, तो सीधा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एसोसिएशन के लिए किसको चेक करेंगे, रिएक्टेंट वाले साइड को, डिसोसिएशन के लिए किसको चेक करेंगे, प्रोडक्ट वाले साइड को। बोलो समझ आया, चमक गया, चमक गया कि नहीं, बताओ जल्दी फटाफट से बताओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐसा लग रहा हो कि भाई अरे सर बहुत पहाड़ जैसा चीज करा दिए, या फिर ये वो, नहीं है ना, नहीं है ना बच्चा, नहीं है ना, चलो। अरे क्या बात है, अब देखो, अब शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ भैया, खेल शुरू हुआ किसका, न्यूमेरिकल्स का। आ जाओ भैया आ जाओ, बहुत दिन से तुम लोग तरस गए थे न्यूमेरिकल्स के लिए, आ जाओ अब शुरुआत करते, क्योंकि यही से खूब सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें दूंगा कैलकुलेट, पहले कराऊंगा भी और दूंगा भी, कैलकुलेट DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर BaNO3 होल ट्वाइस। गिवन, क्या गिवन है इस बार, इस बार आई गिवन है 2.74, और कैलकुलेट क्या करना है, DOD। अरे भैया अभी आपने बताया DOD क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, भैया x होता है, तो इस बार आई दे के x पूछ लिया। अरे सॉल्यूशन सॉल्व करो मेरे साथ, भैया डिसोसिएशन का केस है, तो डिसोसिएशन के केस में आई क्या होता है, आई होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स। हमें x चाहिए भैया, क्यों, क्योंकि बोला है कैलकुलेट DOD, DOD मतलब x, मैंने पीछे बताया है, देखो DOD, x को क्या कहते हैं, DOD, हमें x चाहिए भैया इस बार, फॉर्मूला हमको पता है। अब i की वैल्यू 2.74 पुट कर दो, इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब n वाला सवाल अगेन, बहुत बच्चे फंसेंगे। तो पहले देखो है क्या, किसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो पूरा दिया हुआ है किसका, BaNO3 होल ट्वाइस, BaNO3 होल ट्वाइस। अब जब आप इसे तोड़ोगे बच्चा तो क्या बनेगा, सोचो, साफ साफ दिख रहा है Ba2 प्लस, दिख रहा है सबको, जब आप इसे तोड़ोगे तो एक क्या बनेगा, Ba2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस। अरे भैया यही तो होता है, NO3 माइनस पे एक चार्ज, Ba2 प्लस पे 2 चार्ज, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये तो पढ़े हो, 9th में सिखाया जाता है कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है आयन से। तो जब आप BaNO3 को तोड़ोगे तो ये टूटेगा Ba2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस। अब सोचो NO3 का कितना नंबर ऑफ मोल्स, 2, Ba2 प्लस कितना नंबर ऑफ 1, तो 1 प्लस 2 यानी टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई भैया, 3, तो हंस दो जरा,
n की जगह पुट कर दो 3 माइनस 1 इंटू एक्स। अब ये कितना सिंपल हो गया, 2.74 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया भैया, 2.74 माइनस 1 करो। जब 2.7 माइनस 1 करोगे तो ये कितना होगा, 1.74 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो निकाल लो मेरे साथ, फटाफट से कैलकुलेटर डालो और निकालो। 1.74 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 0.87। क्या बात है, क्लियर हुआ, मजा आया, बोलो बोलो मजा आया। n 3 हो गया तो भैया निकल गया, x इज इक्वल 0.87। किसका किसका आया, जल्दी 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 आंसर फटाफट बक दिया करो, तुम लोग लेट मत करो इतना, तुरंत बकोगे तो मुझे पता चलेगा। यहाँ फटाफट आंसर लिख दिया करो, लिख दोगे तो मैं समझा कि तेज हो तुम लोग, तुम्हें आता है। बोलो। शुरू में एसोसिएशन और डिसोसिएशन AOR दिया, पता कैसे किए, शुरू में एसोसिएशन और किधर किधर किधर, यार ये तो सिंपल डेटा है, इसमें लिखा है ना कैलकुलेट DOD, तो डिसोसिएशन हो रहा होगा तभी तो, DOD मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, तो तोड़ना है हमें, जोड़ना नहीं है इसे, साफ साफ पता चल रहा है। क्वेश्चन में लिख दिया ना DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो भैया BnO4 को तोड़ो, जोड़ो नहीं, तो वो x है, ठीक है। अगर DOA बोलता तो हम जोड़ने का काम करते। अब एक और क्वेश्चन करो मेरे साथ, और आंसर सबका आ जाना चाहिए भाई मेरे से पहले। मैं तो अभी आराम आराम से समझ लेके तुम लोगों को कराता हूं, बट तुम लोग मेरे से पहले नहीं कर पाते हो। फाइंड आई फॉर किसके लिए, याद रखना, CA3 PO4 2 इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%। अरे वाह, अब हमें आई फाइंड करना है। फिर से कौन सा केस, अब देखो वासिद है ना, वासिद, उस बेचारे को रिएक्शन में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तब देखो आसिद, मैं तुम्हारे लिए ना एक मजेदार चीज बताता हूँ, तुम कैसे एन की वैल्यू बिना रिएक्शन लिखे हुए पहचानोगे। अब देखो मेरा ट्रिक ले लो तुम, ठीक है, फिर तुम मुझे तुम थैंक यू बोलोगे। आओ देखो सिखाता हूँ तुम्हें कैसे करेंगे, कैसे पहचानना। अगर तुम्हें रिएक्शन को ऐसे तोड़ने नहीं आ रहा है तो मत चिंता करो, तुम मॉलिक्यूल को देख के पहचान लोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। पहले फॉर्मूला लिख लो। आई के लिए क्या होता है, आई होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। डिसोसिएशन है, देखो DOD, तो समझ गए कि डिसोसिएट करना है हमें, तोड़ने वाला केस लेना है, बिल्कुल। इस बार x नहीं चाहिए, इस बार I चाहिए हमें टोटल। इस बार x देखो क्या लिखा है, DOD इज 100%, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 100%। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी 100% लिखा हो तो भैया जितनी दी हो वैल्यू उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 बाई 100 कितना हो जाएगा, 1। मतलब इस केस में x की वैल्यू 1 है सर। तो पहली बात तो हम ये पता कर लिए कि इस केस में x की वैल्यू 1 है। बहुत सारे बच्चे निकाल चुके होंगे बट कोई बात नहीं। अब देखो 1, सबसे बड़ा फंडा है n। वासिद बेचारे को ना बड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं देखा हूं उसको, नोटिस किया हूं रिएक्शंस वगैरह में, हो सकता है। अब देखो वासिद, मैं तुम्हें बताता हूं एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मुझे थैंक यू बोलोगे। तुम मत ये रिएक्शन मत लिखो कैसे टूटा कैसे नहीं, तुम क्या चेक करो, चेक करो क्या लिखो, चेक करो भैया ये कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम के नीचे क्या लिखा है, 3। मतलब ये पता चल गया कि कैल्शियम का मोल होगा 3। और ये PO4 पूरा देख रहे हो ब्रैकेट में, इसके बाद क्या लिखा है, टोटल 2। मतलब PO4 का टोटल मोल कितना है, 2। तो भैया 3 प्लस 2 कर दो 5, लो भैया इनकी वैल्यू निकल गई 5। समझे, तो मत परेशान हो, तुम्हारे लिए भी है मेरे पास। और वो क्या है भैया, कुछ नहीं, इंडिविजुअली जितने एलिमेंट है ना सबके पहले नीचे चेक करो क्या लिखा है। तो CA के नीचे 3 लिखा है तो टोटल CA हो गया 3, और PO4 टोटल पूरे ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है, 2। मतलब 3 प्लस 2 यानी n की वैल्यू इस केस में कितनी है, 5 है। भैया तुम रिएक्शन लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, हम n की वैल्यू 5 ले लेंगे, और लेंगे तो आंसर भी आएगा। तो I की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस 4, यानी टोटल I की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे लगता है सबकी आ गई होगी 5। बड़ा सिंपल था ये तो, बोलो समझ आया, निकाल लिए, कर लोगे कर लोगे, इजी है, मत करो उतना। देखो सुहाना का भी आंसर आ गया 5, समझे। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है।
चेक करना है सिर्फ। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, क्या, जब आप वैन हॉफ फैक्टर पढ़ लिए ना अब, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 फार्मूले याद है, हालांकि यहाँ से सुहाना को थोड़ा दिक्कत लगेगा क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 फार्मूले वो पढ़ी नहीं है, बट जब बैकलॉग पढ़ लेगी तो उसे समझ आ जाएगा। बट कोई बात नहीं, अभी नोट कर लो बस अभी के लिए, सुहाना तुम, बाकी तुम लोग तो पढ़े हो तो तुम लोग देखो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 फार्मूले थे, याद है ना। पहला कौन सा था भैया, पहला था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन टी नॉट ए, याद है ना, इज इक्वल्स टू एक्स बी आर एल बी पी। इसको कौन सी, ये पहली प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी भैया, दूसरी प्रॉपर्टी थी भैया टीबी, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। ये कौन सी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद है। और तीसरी फार्मूला कौन सा था भैया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी, इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डी एफ पी। और चौथी भैया थी ऑस्मोटिक प्रेशर, याद आ रहा है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई करेंगे, अब से आप एक नया फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये तो रखेंगे ही याद, बट अब आप याद नया फॉर्मूला याद रखेंगे। कुछ नहीं करना है, वैन टफ फैक्टर आपने पढ़ लिया है, तो जितने भी आपके रिजल्ट हैं उन सबको आई से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो अब नया फॉर्मूला आप याद रखिए आरएलबीपी का, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, जो एक्स बी है उसके साथ अब आई को मल्टीप्लाई कर दो, यानी आई इंटू एक्स बी, ये न्यू फॉर्मूला है। वैन टॉफ फैक्टर के साथ ये न्यू फॉर्मूला है किसका, आरएलबीपी का। तब आप ये भी याद रखेंगे जो मैं पढ़ा चुका हूं, और अब आई वाला भी याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन लिखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसीलिए बहुत बार बच्चे गलत कर जाते हैं, तो इसलिए मैं तुमको दोनों फॉर्मूला लिखा रहा हूं। इसके इसमें याद रखना, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, मतलब सब में आई को मल्टीप्लाई कर दो अब, तो ये नया फॉर्मूला है मॉडिफाइड। सिमिलरली डेल्टा टी एफ निकालने के लिए आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, और आखिरी फॉर्मूला में भी पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विथ वैन टॉफ फैक्टर, तो आप इसे याद रख सकते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ वैन हॉफ फैक्टर। ये पहले क्यों नहीं बताया सर, क्योंकि यार ये आई पहले लिखा देता ना, तुम कंफ्यूज होते, पागल हो जाते, कहते ये आई क्या है सर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ, लिखो वैन हॉफ फैक्टर, समझ आया। तो आप पहले नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला तो याद रखेंगे, बट उसके बाद आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ वाला भी याद रखेंगे। कोई बात नहीं, तुम भी देख लेना, बैकलॉग तुम्हारा भी जो बचा है वो कवर अप हो जाएगा, ये फॉर्मूले कहां से आए सब तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखाया हूं, याद रख लेना, तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पीवाई क्यों ना प्रैक्टिस सेशन, इतना मजेदार प्रैक्टिस सेशन लूंगा ना, तुम खुश हो जाओगे एकदम, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना बच्चा, बहुत डेडिकेटेड तुम लोगों को बैच पढ़ाता हूँ मैं अरे गहरे टीचर्स की तरह नॉर्मल मेरा इंटरेक्शन नहीं रहता है, मैं कंप्लीट इंटरेक्शन रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ तुम्हें समझ आए, ठीक है। देखो सुहाना, ये 3 बच्चे ना मेरी क्लास में कंटिन्यूस आते हैं, चाहे कोई आया चाहे नहीं आए, ठीक है, विश्वजीत, वासिद और शदरुल, हमेशा। फैसल भी आता था बट अभी आई डोंट नो वो क्यों नहीं आ रहा है, बट 3-4 बच्चे मेरे क्लास में कंटिन्यूस आते हैं, ठीक है। तुम कोशिश करना तुम भी लाइव जरूर ज्वाइन करो मेरी क्लास, रिकॉर्डिंग तो ठीक है, बट यार आप लाइव ज्वाइन करोगे ना तो ये 1-to-1 इंटरेक्शन बना रहता है, तो ये बच्चे इसी रीजन के लिए वजह से आते हैं, वरना क्या है, ये भी और एक रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग एक्सेस करते हैं, लाइव में कम बच्चे आते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि तुम भी नहीं हो, ठीक है, लाइव इंटरेक्शन रखना बहुत जरूरी है। ये बच्चे को हमेशा आते हैं मेरी क्लास में, ठीक है, एवरी टाइम, चाहे मैं 8 बजे क्लास लगा दूं चाहे मैं 5 बजे लगा दूं, क्यों, मैं इनसे बार बार बोला हूं कि अपडेटेड रहा करो, ऐप खोल के चेक किया करो भाई क्लास की टाइमिंग क्या है, ठीक है। एक बार चेक कर लो तो मेरी टाइम जरूर पता लग जाएगी, और मेरी क्लास सबको पता है रोज होती है, इन केस कभी मेरी मैं लेट हो गया छूट जाता हूँ तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, प्रॉपर नोटिस आपको मिल जाता है, बट मेरी क्लास छूटती कम है, ठीक है। तो यार ये बच्चे हमेशा इंटरेक्शन बनाए रहते हैं, तो मैं ये कहूंगा तुमसे, ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट डे है, ठीक है, आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, ठीक है, एक क्लास काफी होती है जानने के लिए, उसके बाद जब बैकलॉग कवर अप करोगे तो और तुम्हारा बढ़िया होगा, ठीक है। तो लाइव इंटरेक्शन जरूर बनाए, रिकॉर्डिंग पे कम रखें, 1-to-1 इंटरेक्शन आप लेंगे तो फिर ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं स्लाइड थोड़ा ऐड कर लूँ, ठीक है। देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं, तो मैं तुमको करा दे रहा हूँ, ठीक है, 1-2 करा दे रहा हूँ फिर क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है। देखो एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा गया था अभी, मैं डायरेक्टली मेरे पढ़ाया उसे पूछा गया था, ये पीवाई क्यू ही है,
ठीक है, आप ही का PYQ है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। लो भैया, मैं तुमसे क्या बोला था कि ये डेटा जो इंपॉर्टेंट है याद रखना। ऑप्शन ए दिया हुआ है डेल्टा एच मिक्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है डेल्टा एस मिक्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है डेल्टा वी मिक्स। याद है मैं ये कराया हूं डायरेक्ट, मैंने एक चार्ट बनवाई थी, टेबल बनवाई थी। और डेल्टा डी कोई भी नहीं, नॉट। बताओ बताओ, ये आपका PYQ ही है, आप ही का PYQ है पुराने ईयर का। डायरेक्ट पूछ दिया कि भैया आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सी चीज जीरो नहीं होती है। तो भैया थोड़ा पीछे चलो, जो मैंने डेटा डायरेक्ट डायरेक्ट तुम्हें डेटा लिखवाया है, मैं सीधा डायरेक्ट मैं जो पढ़ाता हूँ वो आता है, लिख के ले लो। ये मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2 साल 2-3 बैचेस को पढ़ा चुका हूँ, 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम्हारे इंस्टीट्यूट में। अब चेक करो यहाँ, आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या जीरो नहीं होता है। डेल्टा वी मिक्स जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्स जीरो होता है, डेल्टा एस मिक्स जीरो नहीं होता है। और यही हमसे पूछा था, तो साफ साफ दिख गया तुम्हें। कितने बच्चे पहले ही मार चुके थे मेरे बोलने से पहले कि भैया हमको याद है डेटा, डेल्टा एस मिक्स कभी भी जीरो नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे आइडियल हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव डिविएशन हो। याद है? देखो सीधा आया क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आया भैया। देखो बी, मार दिया बच्चे भी। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा जो मैं पढ़ाऊं वो तुम ग्रैब कर लो एकदम। मजा आया? बताओ यार। ठीक है, बस यही है। ठीक है, चलिए। तो मैं सोचा था कि न्यूमेरिकल करा दूंगा, बट आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अभी एक टॉपिक और रह गया है। ठीक है, यस, अभी एक टॉपिक और रह गया है। अल्फा वेल्फा कैलकुलेट करना अभी तुम्हें सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए विदा लेते हैं आपसे। कल प्रैक्टिस सेशन से शुरू होगा, पहले क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, उसके बाद एक और टॉपिक है, एडिशनल है। देखो चैप्टर आपका खत्म हो गया यहाँ, ठीक है। जो स्टैंडर्ड चैप्टर को पढ़ाया जाता है ना, वो खत्म हो गया आपका। मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा आगे जानिए, थोड़ा जेई से रिलेटेड जानिए। जेई वगैरह में थोड़ा एडवांस होता है, तो मेरा पूरा कंटेंट जेई बेस्ड ही होता है। भैया जेई बेस्ड पढ़ोगे, यूट्यूब आराम से निकल जाएगा, एकदम बिल्कुल चिंता नहीं करने का, कट टू कट कॉन्सेप्ट पढ़ो। मैं थोड़ा एडवांस आपको पढ़ाऊंगा, तो अगला लेक्चर भी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है, यही है आपके चैप्टर में तक, यही है आई तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल दे दिया, यही है। पर थोड़ा और आगे जानेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिस शुरू होगा, पहले न्यूमेरिकल करेंगे आधे घंटे, और फिर आधे घंटे में जो बचा हुआ टॉपिक है वो निपटाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली कल भी आप इसी टाइम पे ज्वाइन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।